जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी। एडी ज्ञान हम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और आज की 19 अप्रैल 2025 के मोस्ट करेंट अफेयर्स आपके बीच लेकर आ चुके हैं। और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ी जो है कि पॉइंट को। सवाल है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो वह है, आपको सामने दिख रहा है कि पंजाब जो है कि लगातार 5वीं बार, कितनी बार, 5वीं बार खिताब अपने नाम किया हुआ है। ठीक है, और किसको हराकर, तो आइए हम देखते हैं। तो देख रहे हैं कि 5वीं बार जो है कि 5वीं बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। और देन उसके बाद कहा जाता है कि सर ये मध्य प्रदेश उपविजेता बनाया, यानी कि मध्य प्रदेश को जो है ये हरा दिया है और अपने विजेता पंजाब बन चुका है। और पंजाब कब बना है, आइए उसका भी एनालिसिस करते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा हम सभी को कि तीसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर मणिपुर, और आयोजन स्थल का नाम था मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, झांसी में इसका जो है कि आयोजन किया गया था। पहला संस्करण की बात किया जाए तो 2011 में पहला संस्करण हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना की अगर बात किया जाएगा तो ये 2009 में किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं तो हमने देखा कि पहला अगर संस्करण जब हुआ था तो उसमें हरियाणा विजेता के रूप में बना था, और 2024 के विजेता के रूप में ओडिशा है, और सबसे सफल टीम जो है कि पंजाब है। क्यों कि 2012 में, 2018 में, 2021 में, 2023 में, 2025 में लगातार 5 बार, कितना बार, लगातार 5 बार इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। हॉकी की बात किया जाए तो हमने कहा था शुरुआत के दौर में कि हॉकी इंडिया स्थापना होती है 2009 में, और भारत में हॉकी का खेल के लिए खासी निकाय रूप में की गई थी। और कहा जाता है कि इसने भारतीय हॉकी महासंघ का स्थान लिया है। भारतीय जो है कि हॉकी महासंघ का स्थान लिया है। और हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन हैं, दिलीप तुर्की जी हैं। कौन हैं, दिलीप तिर्की जी हैं। वर्तमान में दिलीप तिर्की जी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, अर्थात अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन बात किया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एंड बात किया जाए दूसरी क्वेश्चन पर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आज की क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ललन टफ लिख लीजिए, अर्थात कहिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए क्योंकि भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन होंगे, ये तो बात क्लियर है, लेकिन 53, 54, 55, 56 का है, तो इसकी भी चर्चा होगी। तो जस्टिस BR गवई को बना दिया गया है अगला जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 52 नंबर के होंगे यह, और साथ ही साथ इस सूर्यकांत विक्रम नाथ लोग सभी बनेंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आइए हम पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास के काल में CGI और भी प्रथम महिला कौन बनने वाली हैं। तमाम चीज़ों का हम लोग ने एनालिसिस करेंगे। तो हम कहते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा कह दिया गया है कि अपना उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस BR गवई के नाम आधिकारिक रूप से इन्होंने जो चीज़ें हैं कि सिफारिश कर दी हैं। और कानून मंत्रालय को अपने जो है चीज़ें कहा जा रहा है कि कानून मंत्रालय को नाम उनका भेज भी दिया है। और मैं बता दूं कि कानून मंत्री कौन हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल जी हैं वर्तमान में कानून मंत्री। ठीक है, चलिए हम जो अभी वर्तमान में स्थित हैं तो एक मंदिर के पास में स्थित हैं, इसलिए घंटी बजने की आवाज़ आ रही होगी, कोई इससे आप इशू नहीं बना सकते हैं। परंपरा के अनुसार अगर कहा जाए कि CGI अपने उत्तराधिकारी का नाम सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय ऐसा करने का आग्रह करे। माने कानून मंत्रालय जब तक आग्रह न करता है तब तक जो है कि अपना उत्तराधिकारी ये नियुक्त नहीं करते हैं। देन आगे की बात किया जाए तो मिलता है कि CGI संजीव खन्ना का कार्यकाल कब ख़त्म हो रहा है, 13 मई को, और 2025 को इनका ख़त्म हो रहा है इनका कार्यकाल। और मात्र जस्टिस अगला जो होंगे जस्टिस BR गवई, और BR गवई का कार्यकाल मात्र 7 महीना का होगा। तो फिर जो है कि न्यायाधीश की लेकर चर्चा होने लगेगी। तो फिर कहा जा रहा है कि लाइन वाइज सीरियल वाइज से हम देखते हैं
इनका पूरा नाम भी हम लोग देखेंगे कि 19 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे। कौन? जस्टिस गवई। और उनके रिटायरमेंट का 23 नवंबर 2025 का इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं कि भारत के अगले अब 91 चल रहे हैं तो 92 हो जाएंगे, यानी कि 93 से अगले 5 मुख्य न्यायाधीश कौन कौन होंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो बी आर गवई के बाद जो बनने वाले हैं, बी आर गवई के बाद जो CJI बनने वाले हैं, उनका नाम सुर्खियों में आता है। सरनाम होता है 93 न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो 24 नवंबर से 9 फरवरी 2027 के तक कार्यकाल के पद पर रहेंगे। कौन? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है कि इस प्रकार से देखी जा रही हैं। 94वें CJI के रूप में कौन नियुक्त होंगे भाई? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। 94वें CJI न्यायमूर्ति विक्रमनाथ 7 फरवरी 2027 से 23 सितंबर 2027 के बीच में जो है कि ये क्या होंगे, तो ये अपने पद पर बने रहेंगे। देन आगे बात किया जाए 55वें न्यायाधीश के रूप में CJI के रूप में, तो 55वें जो CJI बनने वाले हैं, मैं बता दूं कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रथम महिला होंगी, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी, मुख्य चीफ जस्टिस होंगी, जो 55वें जो है न्यायाधीश के रूप में बने। नाम क्या है? बीबी नागराल। तो बीबी नागरवाल का जो है कि कार्यकाल 24 सितंबर 2027 से स्टार्ट होके 29 अक्टूबर 2027 के बीच इनका कार्यकाल होगा। अर्थात मैं बात कहूँ कि सर ये 55वें नंबर की होंगी, और सवाल पूछेगा कि पहली CJI कौन बन रही हैं, तो बीबी जो है कि नागवाल बन रही हैं। कहाँ हैं? एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, नाम क्या होगा उनका? तो इनका नाम हो जाएगा बीबी नागरल्ला होगा, नागराल नहीं, नागरल्ला होगा। देन देखते हैं कि 56वें जो है कि 56वें नंबर के अगर कोई बन रहा है न्यायमूर्ति, उनका नाम है PS नरसिम्हा। 30 अक्टूबर से लेकर 27 से 3 मई 2028 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, देन आगे की बात किया जाए 97वें जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो ये न्यायमूर्ति JB पारदीवाला 3 मई 2028 से लेकर और 11 अगस्त 2023 के बीच में ये 97वें CJI बने रहेंगे। ठीक है, आगे की बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, तो हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 97 तक दिया गया है। ठीक है, यानी कि आगे हम पहुंचते हैं अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार ये भी सवाल पूछे जाते हैं भाई, तो इसको भी बात ध्यान रखना होगा। सवाल क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के पहले स्थान पर कौन राज्य आया है, तो वह राज्य आया है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक पहले स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि टाटा ट्रस्ट CHRI चरी, आकाश विधि सेंटर, टिस प्रयास आदि के सहयोग से ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और कहा जाता है सर क्या कि मुख्य इस रिपोर्ट में मिलता है की पॉइंट, कि इस रिपोर्ट में जो मिलता है की पॉइंट मिलता है कि कर्नाटक को समग्र प्रथम स्थान मिला है, वह 10 नंबर में 6.78% जो है कि अंक लाने का कार्य किए हैं। अगर बात किया जाता है एक चीज़ और बिहार को लेकर कि सर भारत में सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, सभी राज्यों में से अग्रणी कौन है भाई साहब? हमारा बिहार। आइए ना एक बार बिहार में स्वागत होगा, तो बिहार जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। और कहा जा रहा है चीज़ें और देखते हैं कि सर 86% से अधिक जेलों में सुनवाई करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध किया गया है। ठीक है, देन और कहा जा रहा है कि किसी भी राज्य की अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि किसी स्टेट या यूटी में पुलिस में महिलाओं की आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया है, लेकिन बिहार ऐसा नहीं किया भाई। बिहार तो क्या कर दिया है? गर्दा कर दिया है। आइए हम देखते हैं अब जो है कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है
आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 17% पुलिस स्टेशनों में सीसी कैमरे नहीं है। 17% जो है कि ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ की जो है कि पुलिस CCTV नहीं है। 1.4 यानी कि 140 करोड़ की बात कह रहे हैं। 140 करोड़ लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश हैं। अब देख सकते हैं कि कितना जो है भार इससे डिवाइड करेंगे तो समझ में आ सकता है। अभी तो नई रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में 144 करोड़ जनता हो चुका है। ठीक है, तो अभी तो 100 जो है कि 4 की बातें कर रही हैं, 140 की बातें की जा रही हैं, तो 21,285 न्यायाधीश हैं। इससे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं कि इस पर कितना वेटेज पड़ेगा। अब देखते हैं रैंक में, जस्टिस ऑफ इंडिया में रैंकिंग में कर्नाटक पहला स्थान, आंध्र प्रदेश दूसरा, तेलंगाना तीसरा, केरल में चौथा स्थान, तमिलनाडु में पाँचवा, छत्तीसगढ़ में छठवा और जो है कि मध्य प्रदेश में सातवां, उड़ीसा में आठवां, महाराष्ट्र में पंजाब में 9वां और महाराष्ट्र में 10वां। इस प्रकार से रैंक आई हुई है। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, कल का क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब 4 में क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम ध्यान देते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च करने का श्रेय किस स्टेट को जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, तेलंगाना। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया हो तेलंगाना सरकार ने जो है कि ऐसी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन सरल और जनता को सुलभ बनाने के लिए ऐसा भू भारती पोर्टल का शुभारंभ करने का कार्य किया है। ठीक है, तो इसकी पॉइंट ये बन जाती हैं। और नेक्स्ट जो है कि हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि यह म्यूटेशन राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, जिसका उपयोग संपत्ति कर उद्देश्यों के लिए सही मालिकों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये भी चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा जा रहा है कि इसमें पॉइंट बनती हैं कि म्यूटेशन के बिना स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में पिछले मालिकों के नाम पर रहता है, जिससे भविष्य में विवाद या जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के कदम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, अर्थात कहें तो जो है कि रेवंत रेड्डी की सरकार के द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि उपयोगकर्ता इस पोर्टल का उपयोग भूमि पंजीकरण, म्यूटेशन के खिलाफ अपील जैसी कई सेवाओं पहुंचने के लिए ऐसा जो है कि करने में सक्षम बना सकते हैं। चलिए आगे की बातें करते हैं हम, और ये पहुंचते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। भाई साहब 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो आइए हम ध्यान देते हैं। हम तो लिखेंगे भाई IMP क्यों लिखेंगे कि एशियाई वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2024 में विश्व स्तर पर 9वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अगर कोई बना है तो वह कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली का भाई साहब। दुनिया में यह इस चौथा स्थान आ गया है, दुनिया में कहा जा रहा है 9वां स्थान आ चुका है। आइए हम देखते हैं एशियाई की बात क्या कह रहा है। एशियाई का मतलब कह रहा है कि एप्लीकेशन सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 24 में 77 मिलियन यात्रियों को संभालते हुए विश्व का 9वां स्थान प्राप्त कर लिया। और मैं बता दूं कि 2023 में यह 10वां स्थान था, इस बार 9वां स्थान जो है कि काबिज हुआ है। अगर अगली पॉइंट देखा जाए तो कहा जाता है कि सर 23 में हमने दिखाया ना कि 10वां स्थान पर है। और कहा जाता है कि दुनिया में विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है अटलांटा है, जो कहाँ USA में है। और उसके बाद UAE के दुबई एयरपोर्ट है, जो कि फर्स्ट और सेकेंड पर चल रहा है। फर्स्ट में अमेरिका और सेकेंड में जो कि दुबई के एयरपोर्ट चल रहे हैं। और हम देख लेते हैं थोड़ी सी करंट अफेयर्स की दुनिया में हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहा है, आइए इसको एनालिसिस करते हैं। SKY यास्ट्र
वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में अवार्ड किसने जीता है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जो सिंगापुर को दिया गया है। देन आगे की बात करते हैं तो सर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई किसी को मिला है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मिला है। ठीक है, आगे की गतिविधियों पर फोकस करते हुए हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देश की पहली एटीएम वाली ट्रेन कौन बन चुकी है भाई? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या पंचवटी जो देश की चौथी डी हो जाएगा कि पंचवटी एक्सप्रेस जो है कि दुनिया के भारत की पहली एटीएम वाली क्या बन चुकी हैं? तो जो है कि बन चुकी हैं, ट्रेन बन चुकी हैं। बातें की जा रही है कि सर मुंबई मानकट से चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस जो है देश की पहली ट्रेन बन चुकी है जिसमें एटीएम की मशीन लगाई गई है। जिसमें क्या किया गया है? एटीएम की मशीन लगाई गई हैं। ये बात सही चल रही है। आगे हम देखते हैं इस सुविधा की शुरुआत करने का जो है भारतीय रेलवे इनोवेटिव एंड नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज़ स्कीम के तहत की गई है। और कहा जाता है क्या कि सर अब यात्रियों को सफ़र करने में कैश निकाल सकते हैं ट्रेन में, और लेकिन पंचवटी ट्रेन में ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे की गतिविधियों पर आइए हम फोकस करते हैं और देखने का प्रयास जारी करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सर भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? आप सभी को याद होगा, डलहौजी के शासनकाल में चला था। 1853 ईस्वी में चला था। ठीक है, तो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से बोरी बंदर से ठाणे के बीच में चला था। और इंजनवा का नाम क्या था भैया? उस इंजनवा का नाम भी लिख लीजिए। उस इंजनवा का नाम था ब्लैक, एक मिनट मिटाएं इसको, पहले नाम था उसका ब्लैक ब्यूटी नाम था। क्या नाम था उसका? ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था ट्रेनवा का। ठीक है, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलती हैं भाई? 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनल से। अब बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल का नाम क्या हो चुका है? तो इसका नाम हो चुका है छत्रपति जो है कि साहू जी महाराज टर्मिनल मुंबई और कुर्ला के हार्बर के बीच चली थी। ठीक है, आगे की गतिविधियों पर फोकस करा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सर ट्रेन को लेकर कि भारत की जो वंदे भारत ट्रेन जब चली थी तो ये कब चली थी? तो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। और वाराणसी क्या है? तो आप सब जानते होंगे कि ये क्या है? पीएम मोदी जी का क्या है? तो संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी जी का क्या है? संसदीय क्षेत्र है, यानी कि जो है कि इस तरह से इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर कि भारत में अगर बात पूछे कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। ये भी बात ध्यान देना होगा। देन आगे की बात किया जाए, कोलकाता में कहा जाता है कि क्या कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम गतिविधियों पर फोकस करते हुए पहुंचते हैं भाई, और पहुंचते हैं तो मिलता है क्या कि सर 2024 में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच चली थी। यह बात ध्यान रखे कोई कि 2024 में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच चली हुई थी। और सवाल बनता है कि बेंगलुरु में जो है कि भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। हम मंदिर के पास में हैं और मंदिर से जो है कि लगातार आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए आप बुरा ना मानिएगा। ठीक है, टाइम के अभाव से हम लोगों ने यहाँ पे जो है कि टाइम मिला तो हमने सोचा कि क्लास दे दूँ। 7 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भाई साहब छपेगा, हाल ही में और 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिनेश माहेश्वरी जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? दिनेश माहेश्वरी जी बनाए गए हैं। ये बात ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के किसके आने से नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है भाई साहब। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश जो है कि माहेश्वरी जी 23वें विधि आयोग बनाएंगे। विधि आयोग के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। और कहा जाता है कि सर विधि आयोग क्या है? विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। विधि आयोग गैर संवैधानिक
निकाय है, इसे भी ध्यान में रखते हुए आगे हमको बढ़ना होगा। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा गठित किया जाता है। ये किसके द्वारा गठित किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। और कहता है कि सर यह कानून सुधार में शोध करता है और सरकार को कानूनी सुविधा जो है कि सुधार पर सलाह देने का कार्य करता है विधि आयोग। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं रैपिड फायर करते हुए कि ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो कहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर केरल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केरल जो है ऐसा राज्य बन चुका है। ठीक है, तो आइए एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या मिलता है कि सर ऑनलाइन अस्थायी लोक सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन चुका है। और कहा जा रहा है क्या केरल को लेकर? और क्या कहा जा रहा है कि सर यह कहा जा रहा है कि केरल राज्य जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किया है। यह पहल जो है कि केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो कहा जाता है कि सर इसका उद्देश्य होगा कि विशेष रूप से वंचित और दूरस्थ समुदाय कम्युनिटी के लोगों को न्याय तक पहुंच सरल और सुलभ बनाया जा सके। इसलिए जो है कि ये केरल गवर्नमेंट का ये महत्वपूर्ण डिसीजन है। ठीक है, तो आगे की गतिविधियों पर हम फोकस करते हैं। तो कहा जाता है कि सर और कह रहा है कि इसका लक्ष्य है कि हर कोने तक डिजिटल न्याय लाभों का विस्तार किया जा सके। एंड 9 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन में क्या कह रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तो आंसर कहा जाएगा किसको भाई? स्क्रैच के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है, अर्थात इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। डंके की चोट पर रैपिड फायर करते हुए क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, कांप जाए कुल पलक जुनून से, आसमां पे लिख दो इनकलाब अपने खून से। तो कहता है कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जांच अभियोजन एवं दोष सीधी पोर्टल स्क्रैच सुविधा जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दैन कहा जा रहा है स्क्रैच पुरस्कार को लेकर कि सर यह जो है ना भारत के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी, सामाजिक क्षेत्र और समावेशी विकास जैसी क्षेत्रों की उत्कृष्टता को मान्यता देने में इसका प्रयोग जो है इस क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो सर 2003 में स्कॉच ग्रुप द्वारा जो है कि स्थापित किया जाता है। और कहा जाता है कि सर उसका उद्देश्य यही है, इसका क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, सामाजिक नवाचार और नैतिक क्रियाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत बा, अभिनंदन बा भैया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हमनी के लाइव चलता नहीं जात एहू के ध्यान देवे के बाद तो सवाल बनता है कि प्रयागराज के कुंभ के दौरान 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ठीक है, 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बहुत आवाज़ आ रही है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं। अब संध्या का समय है तो भाई हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं भाई, आस्था का बीज है और यहाँ से हटेंगे तो थोड़ी चीज़ें और जो है कि नॉर्मल दिखने लगेंगी। तो पहुँचते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। चलिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को अवगत होगा, और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है कि किया जा रहा है। आगे हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है कि लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनंत नगर योजना का शुभारंभ किया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पहल डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। तो ये भी बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी बात को भी ध्यान रखना होगा जो है कि लखनऊ में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। कहाँ? लखनऊ में किया गया है। ठीक है,
चलिए अब आगे की पॉइंट पर हम थोड़ा सी बातें करते हुए निकलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो बातें हो रही हैं कि 2024 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या बढ़कर कितना हो गया है। ये न्यू अपडेट आती हैं कि सर इसकी संख्या बढ़कर हो चुकी हैं जो है कि 3289, यानी कि 3289 दर्ज किया जा रहा है। इसकी न्यू अपडेट आ रही हैं, 3289 दर्ज की जा रही हैं। आगे हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया था। तो भारत की ओर से हिस्सा किसी ने लिया था, भारत की ओर से किसी ने अगर हिस्सा लिया था तो वह कौन लिए थे भाई। आप ललन सिंह का, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह या शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के आयोजक, भारतीय जनता पार्टी के जो जाने माने चेहरे हैं वह हैं गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जो भाई मामा के नाम से जाने जाते थे। और अर्थात हम बोले इसको एक लाइन में कि सर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन सरकार की बाई तानाशाही अब जो भी चीज़ें होती हैं। चलिए हम केंद्रीय मुख्य जो है मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को ब्राज़ील के ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में शामिल हुए थे। और इसमें देखिए कितने देश के जो है कि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शामिल हुए थे। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान के कृषि मंत्री इसमें शामिल हुए थे। और कहा जा रहा है कि सर विषय क्या था, तो विषय की बात किया जाता है, विषय की बात किया जाता है कि ब्रिक्स देशों के सहयोग, नवाचार और न्याय संगत जो है कि व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और जो देखा जाता है ब्रिक्स जो है भाई साहब, ब्रिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ब्रिक्स अब 5 देशों का सदस्य नहीं रहा, अब 10 का हो गया है। देखिए बात करते हैं सर ब्रिक्स की स्थापना की मैं बात करता हूं कि 2006 में होता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है। और पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, जून 2009 में रूस में हुआ था। और रूस के येकातेरिनबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। देन ब्रिक्स का हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो शंघाई चीन में स्थित है। और इसके सदस्य देशों के रूप में देखते हैं तो इसके सदस्य देशों के रूप में देखते हैं तो ब्राज़ील आता है, रूस, चीन जो है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका तक तो सीमित था, लेकिन मिस्र, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया और यूएई भी शामिल इसमें हो चुका है। देख सकते हैं कि मिस्र, इथोपिया और ईरान ये जो लोग हैं सब शामिल हो चुके हैं, ब्रिक्स के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो अब इसकी सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी हैं, 10 हो चुकी हैं। पहले कितनी थी, तो 5 थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ आ रहा है क्वेश्चन बढ़कर चलकर कि सर अगर बात किया जाए कि 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो है कि बैठक अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में किया गया था। तो 2024 का 16वीं बैठक कहाँ होता है, तो रूस के कजान में आयोजित किया गया था। और 17वीं जो अगर ब्रिक्स सम्मेलन कह दे तो मेज़बानी कौन करेगा, तो ब्राज़ील 2025 में ब्रिक्स नेताओं के 17वीं जो है कि शिखर सम्मेलन का ये मेज़बानी जो है कि ब्राज़ील करने वाला है। देन आगे की बात किया जाए कि 11 नंबर क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच इन संबंध समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। और ऑप्शन दे रहा है कि सर इसका अशोक वर्धन सेट्टी होगा, कुरियन जोसेफ होगा, या एम नागनाथम होगा, या के स्टालिन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा कुरियन हो जाएगा, कुरियन जोसेफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बातें हम कर लेते हैं। तो चलिए सब चीज़ें ख़त्म है, टाइम का अभाव है। और लास्ट एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। जानना चाहते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है हाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला जैन का निधन हाल ही में हो गया, वह कौन थी। तो आपको बता दूं कि ये लेखिका थी। क्या थी, लेखिका थी और सुप्रसिद्ध लेखिका थी। और दोस्तों आप PDF जानना चाहते हैं, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे
आप हमारे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं 75 058 70 905 पर आप संपर्क कर सकते हैं PDF लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि ये हिंदी के प्रख्यात लेखिका आलोचक निर्मला जैन का निधन हो गया है। वो 93 साल की थी। एंड बात किया जा रहा है कि दिल्ली शहर में संस्मरण जमाने में हम आत्मकथा जैसी यादगार कृतियों के लिए उन्हें अपार ख्याति मिला है। ठीक है, आगे की गतिविधियों पर फोकस किया जाए। उन्हें हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू से भी सम्मानित किया गया है। और रामचंद्र शुक्ला जी को नवाजा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ला पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। और एक चीज़ और आ रही है कि आप सभी को बताना होगा, लास्ट सवाल है, अंतिम है, ख़त्म है गया कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताना है। रैपिड फायर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।